एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीआरसी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो है वो 35 क्वेश्चंस का एक सेक्शन रहता है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें जो है वो हमसे सभी सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचपी जीके से क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश से बनते हैं, रीजनिंग, जनरल साइंस, इंडियन जीके, सभी सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 35 क्वेश्चन के जो है वो इस सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो देखिए, आज का ये हमारा टेस्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एचपीआरसी आपके एग्जाम में पूछ रहा है इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, in Himachal Pradesh, the Modular Employable Skill MES scheme is related to। कि हिमाचल प्रदेश में मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल स्कीम है, ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एग्रीकल्चर सब्सिडी, बी ऑप्शन है हायर एजुकेशन, सी ऑप्शन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड डी ऑप्शन है वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जो ये मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल है ना, ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है वोकेशनल ट्रेनिंग से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप जो है वो साथ के साथ नोट भी करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने आउट ऑफ 35 सही किए। ओके जी, तो देखिए ये बात हो रही है MES मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल की। तो ये एक तरीके का ना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है आपका यूथ को जो है वो शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग देना। वोकेशनल ट्रेनिंग देना क्यों, वोकेशनल ट्रेनिंग देना ताकि वो उन्हें जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो जो है वो तैयार हो सके यूथ। ये जो है वो आपका जो ये MES स्कीम है ना, ये आपके स्कूल ड्रॉप आउट्स हो गए, स्टूडेंट्स, वर्कर्स हो गए, जॉब सीकर को ये जो है वो ये स्कीम टारगेट करती है। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग से ये संबंधित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एचपीजी के सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश का सबसे निचला ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है धौलाधार रेंज, बी ऑप्शन है शिवालिक रेंज, सी ऑप्शन है पीर पंजाल रेंज एंड डी ऑप्शन है जास्कर रेंज। तो बताइए इनमें से जो है वो सबसे निचला ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश को हम मेनली 3 भागों में बांटा जाता है हिमाचल प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर। एक आपके शिवालिक रेंज आता है, दूसरा आपका लेसर हिमालयाज आता है, और तीसरा आपका ग्रेटर हिमालयाज आता है। शिवालिक की का जो एल्टीट्यूड हमें देखने को मिलता है वो 350 से लेकर 1500 मीटर के बीच में हमें देखने को मिलता है। लेसर हिमालयाज जिसमें धौलाधार और पीर पंजाल आता है, उसके एल्टीट्यूड हमें 1500 से 4500 मीटर देखने को मिलता है, और ग्रेटर हिमालयाज का एल्टीट्यूड हमें 4500 से 7000 मीटर देखने को मिलता है। तो सबसे निचला ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन से हुआ, तो आप जानते हैं कि शिवालिक, शिवालिक की क्या है आपका आउटर हिमालयाज भी शिवालिक को कहते हैं, यही सबसे कम ऊंचाई वाला जो है वो क्षेत्र माना जाता है। तो शिवालिक रेंज ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको जो है वो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, आपसे एचपीजी के से ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद विच एक्टिविटीज इज दी ठोडा डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश मेनली एसोसिएटेड। कि हिमाचल प्रदेश का ठोडा नृत्य मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़ा है। कौन सी गतिविधि से आपका ठोडा नृत्य जुड़ा है। ओके जी, ए ऑप्शन है आपका रिलीजियस फास्टिंग, बी ऑप्शन है मैरिज रिचुअल्स, सी ऑप्शन है हार्वेस्टिंग एंड डी ऑप्शन है आर्चरी एंड मार्शल ट्रेडिशन, यानी कि तीरंदाजी और युद्ध परंपरा। तो बताइए ठोडा नृत्य किससे जुड़ा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ठोडा नृत्य जो है ना, वो आपका सिरमौर साइड जो है वो ये आपका परफॉर्म किया जाता है ना, और ये आपका धनुष बाण के साथ ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका तीरंदाजी और युद्ध परंपरा से ये रिलेटेड आपका ये नृत्य है, ठोडा नृत्य। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। तो यहाँ से ठोडा नृत्य से आपसे क्वेश्चन बना है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब यहाँ से डांसेस से क्वेश्चन बन ही रहा है ना, तो हम थोड़े से डांसेस यहाँ से हिमाचल प्रदेश के रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एक ठोडा नृत्य यहाँ से सिरमौर का पूछा, एक सिरमौर का बुरहा नृत्य बड़ा फेमस है। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि बुरहा नृत्य कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो सिरमौर में किया जाता है। बाकी हम जो है वो एक क्यांग नृत्य हमें देखने को मिलता है, बाख्यांग नृत्य, बोख्यांगचू नृत्य, छाम्ब नृत्य, तो ये किन्नौर में ये सारे नृत्य किए जाते हैं। एक आपका कथड़ी नृत्य है, वो आपका कुल्लू में परफॉर्म होता है। लाहौल स्पीति के नृत्य की बात करें तो डांगी, डेपक, झांकी, झांझर, हांतर, ये आपके चंबा में परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति में आपका शांत, शाबू, छनक छम, ये आपके लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सारे नृत्य ना आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन सा जो है वो किससे रिलेटेड है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एज फरवरी 12 2026 की 12 फरवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन है। विधानसभा की सीटें आप सभी जानते हैं कि कितनी है। ए ऑप्शन है 90, नहीं 90 तो नहीं है, 81 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 68 जो है वो हिमाचल प्रदेश में सीटें हैं। 68 विधानसभा में सीटें हैं। तो यहाँ से विधानसभा की सीटें आपको पता होनी चाहिए। डेट आपसे पूछी गई है फरवरी 12 2026। कोई भी डेट पूछे, विधानसभा की सीटें तो हिमाचल प्रदेश में 68 ही है। तो ये डेट के साथ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ओके जी, इन 68 सीटों में ना आपको पता होना चाहिए कि 20 सीट जो है ना वो रिजर्व भी है। 20 सीट्स कैसी है, रिजर्व है, जिसमें आपकी 17 सीट्स आपकी एससी रिजर्व है और 3 सीट्स आपकी एसटी रिजर्व है। पूछा जा सकता है आपसे कि 3 सीटें ऐसी कौन कौन सी है जो एसटी रिजर्व है। पहली आपकी किन्नौर सीट, दूसरी आपकी लाहौल स्पीति और तीसरी आपकी चंबा की भरमौर सीट। ये आपकी एसटी रिजर्व सीट है। ओके जी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर तो बात हो रही है विधानसभा की सीट से। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा से जो है वो, लोकसभा में हिमाचल प्रदेश से कितनी सीटें आती है। तो लोकसभा में आज जो है वो हिमाचल प्रदेश से 4 सीटें हैं। राज्यसभा से पूछे तो आपकी 3 सीटें हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से रिवाइज हो गए। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम की, जैसे आप एचपी पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी जेओआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको डिटेल्ड स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में टेस्ट सीरीज हम जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो है वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर आपको मैसेज करना है। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आपका जो है वो यहाँ से हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट। कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुलहस्ती बिजली परियोजना से जुड़ी है। दुलहस्ती बिजली परियोजना क्या आप जानते हैं कहाँ पर है ये दुलहस्ती बिजली परियोजना? ये आपके J&K जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। पूछा गया है कौन सी नदी पर ये बनी है ना, कौन सी नदी पर बनी है ये पूछा गया है। बताइए कौन सी नदी पर है। ए ऑप्शन है गोदावरी, नहीं जी गोदावरी तो नहीं है। बी ऑप्शन है आपका चिनाब, सी ऑप्शन है यमुना में भी नहीं है, गंगा में भी नहीं है, चिनाब ही हमें देखने को मिलती है J&K के आसपास। ठीक है जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इजी क्वेश्चन है। दुलहस्ती परियोजना आपसे पूछे चिनाब नदी में है। ठीक है जी, और कौन कौन सी परियोजना है चिनाब नदी पे है? देखिए, एक आपकी बगलिहार परियोजना है J&K में, ये भी चिनाब नदी पे है। सलाल परियोजना ये भी आपकी चिनाब नदी पे है। पंजाब का एक थीन बांध पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, थीन बांध भी आपका चिनाब नदी में है। बाकी आपको हिमाचल प्रदेश के तो पता होने ही चाहिए, जैसे कि आपका भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है, पोंक बांध आपका ब्यास नदी पे है, नाथपा झाकड़ी किन्नौर में आपका सतलुज नदी के ऊपर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, which of the following authorities has the power to decide reservation of seats for backward classes in municipalities? कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण का निर्णय लेने का अधिकार है? तो यहाँ पर बात हो रही है कि म्यूनिसिपैलिटीज के निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग को जो है वो रिजर्वेशन आपको देना है, तो कौन जो है वो इसका निर्णय लेता है? सबसे पहले तो आपको नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज का पता होना चाहिए कि पार्ट 9A में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज आती है, जिसमें आप जो कि आपका आर्टिकल 243P से 243GZ तक जो है वो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज आती है। तो इसमें जो है वो आपकी पावर जो होती है ना, कि आपका जो पावर डिसाइड करती है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस जैसे ओबीसी के लिए, तो वो आपका जो है वो डिसाइड आपका कौन करती है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्टेट पुलिस, नहीं स्टेट पुलिस तो ये काम नहीं करती। बी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, सी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी नहीं करती है, ना ही इलेक्शन कमीशन करती है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टेट लेजिस्लेटर, राज्य विधानमंडल द्वारा जो है वो ये आपका रिजर्वेशन आपको दी जाती है, आपका कहाँ पर, नगर पालिकाओं में। ठीक है जी, कौन से आर्टिकल के तहत ये दी जाती है? तो 243T आर्टिकल के तहत ये जो है वो दिया जाता है, ये आरक्षण दिया जाता है पिछड़े वर्ग के लिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एचपीआरसी आपके एग्जाम में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इज एसोसिएटेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को? टिस्को मैंने आपको हजारों बार मैं बताता रहता हूँ आपको टिस्को के बारे में। टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना टिस्को।
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योगपति टिस्को की स्थापना से संबंधित है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टिस्को जो है वो की स्थापना हुई कब, ये आप बताइए। पहले मैं आपको कई बार बताता भी रहता हूँ अपनी क्लासेस में। तो 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर, आपका झारखंड में हुई थी। तो जमशेदपुर का नाम ही आपका जमशेद जी टाटा के नाम पर पड़ा है, तो उसी से जो है वो संस्थापक माना जाता है आपका टिस्को का। तो जमशेद जी टाटा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हम तो ये बार बार रिवाइज करते रहते हैं। ओके जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। which sector are highlighted as important constituents of economic infrastructure कि आर्थिक अवसंरचना के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में किन क्षेत्रों को उजागर किया गया है। आपसे बात हो रही है कि कौन सा सेक्टर जो है वो हाईलाइट करता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके जी, ए ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। बी ऑप्शन है लॉ एनफोर्समेंट एंड जुडिशियल सिस्टम अलोन। सी ऑप्शन है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर ओनली। डी ऑप्शन है आपका इरिगेशन, ड्रेनेज एंड रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए, कि आपका कौन सा जो है वो हाईलाइट कर रहा है, कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें जो है ना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, ट्रेड को बढ़ावा देता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन ट्रेड से रिलेटेड आपका कौन सा यहाँ पर लग रहा है, तो ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर अगर बात की हुई, यहाँ पर तो पूछा गया आपसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपसे पूछा जा सकता है अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बने तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बन सकता है। तो अगर यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा होता कि कौन सा सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन आता है, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ावा देता है, तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर यहाँ पर आ जाता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ट्रेड प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है इन सब ऑप्शन में से। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो थोड़ा एलिमिनेट करके आपको ये ऑप्शन जो है वो टिक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच नेशनलिस्ट थिंकर articulated a cultural political doctrine that redefined Indian nationhood in civilization terms and later became foundation to several right wing political current in India। कि किस राष्ट्रवादी विचारक ने एक सांस्कृतिक राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को सभ्यतागत रूप में जो है वो पुनर्परिभाषित किया और बाद में भारत में कई दक्षिणपंथी राजनीति धाराओं के लिए आधारशिला बना। तो ये इस क्वेश्चन में क्या बना है ना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राष्ट्रवादी विचारक, कौन सा ऐसा नेशनलिस्ट थिंकर है जिसने ये बात की थी, ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है जी, ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी की ना एक बुक हमें देखने को मिलती है 1923 में, इन्होंने उनकी एक बुक है आपकी हिंदुत्व हु इज हिंदू, ये है। इसमें क्या है कि भारतीय राष्ट्र की पहचान को जो है वो सभ्यता, संस्कृति और साझा विरासत के आधार पर जो है वो समझाया गया है। तो यही पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रवादी विचारक इसमें से सांस्कृतिक राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये आपका किसने किया, विनायक दामोदर सावरकर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुक का नाम भी याद रखना, हिंदुत्व, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हिंदुत्व हु इज हिंदू, हिंदुत्व हु इज हिंदू, ये बुक थी एक, किसकी बुक है ये आपकी विनायक दामोदर सावरकर की बुक है। ठीक है जी, कब की बुक है ये, 1923 में ये बुक लिखी है ना जी। तो इसमें ये आपका लिखा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज नोन फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जो है वो इनमें से जो है वो कौन सा रीजन जो है वो नोन है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र स्थानांतरित कृषि झूम के लिए जो है वो जाना जाता है। तो झूम आप जानते हैं, ए ऑप्शन पश्चिमी घाट में ये फेमस है, बी ऑप्शन है राजस्थान पठार में, सी ऑप्शन है सिंधु गंगा के मैदान में, डी ऑप्शन है आपका पूर्वी हिमालय में। तो आपका जो ये झूम खेती है ना, ये आपका कहाँ पर फेमस है, पूर्वी हिमालय में, ईस्टर्न हिमालयाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो ये झूम मैंने आपको कई बार ये बताया आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। झूम तो आपका ईस्टर्न हिमालयाज में जो है वो होती है झूम कल्टीवेशन। ठीक है जी,
लेकिन जैसे और स्टेट्स है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन पोंडू और पेंडा कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट में आपका जो है वो, या फिर आप केरल कह लो, वहाँ पर आपका कुमारी कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। झारखंड में आपका कुरुआ कहा जाता है। बुंदेलखंड एमपी में आपका बेवार धैया कहा जाता है ना। राजस्थान में वालरा कहा जाता है। तो ये सारे ना लिस्ट होती है कि नहीं, रिवाइज करते रहना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेट अ न्यू कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड फ्रॉम इंडिया इन दी वोमेन 48 kg कैटेगरी इन अगस्त 2025। कि अगस्त 2025 में महिलाओं के 48 किलो वर्ग में भारत में किसने एक नया राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ से ये करंट अफेयर से, स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन बना है, अगस्त 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपका 48 kg कैटेगरी में ना वोमेन ने किसने जो है वो जीता, ये आपका जो है वो वेट लिफ्टर, ये एक वेट लिफ्टिंग के लिए में ये चैंपियनशिप थी। तो ये आपका किसने जीती है, तो ये आपका जीती है ए ऑप्शन, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने ये वेट लिफ्टिंग में जीती, आपकी 48 किलोग्राम वर्ग में ये वोमेन में जो है वो मीराबाई चानू ने ये जीती है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, ठीक है जी, ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश इन 2025 प्रोवाइड अ रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अलर्ट टू हेल्प प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। कि 2025 में मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया कौन सा ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो मानव हाथी संघर्ष को रोकने में मदद करने के लिए वास्तविक समय में ट्रैकिंग और अलर्ट प्रदान करता है। तो कौन सी ऐप एक मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो लॉन्च की। ए ऑप्शन है फॉरेस्ट वॉच, बी ऑप्शन है आपका गज रक्षक, सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट एलिफेंट, डी ऑप्शन है आपका रक्षा सेतु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ना एक गज रक्षक, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गज रक्षक करके एक ऐप जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो लॉन्च की, जिसमें क्या था कि हाथियों को रियल टाइम ट्रैकिंग उससे जो है वो होती है, अलर्ट होता था ताकि आपके फसल को जानवान की जो है वो उससे सुरक्षा हो सके। 2025 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बना था, ठीक है जी। यहाँ पर ना प्रोजेक्ट एलिफेंट भी ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब जो है वो शुरू हुआ। तो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में शुरू हुआ। एक वैसे ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973। एक आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, वो आपका 2009 का है। तो ये सारी डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए, ये हमने यहाँ से रिवाइज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके HPRC आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में आपसे पूछ रहा है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पॉलिटिकल पार्टी रिमेन्ड इन अनइंटरप्टेड पावर इन वेस्ट बंगाल फॉर 34 ईयर। कि कौन सा राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक निर्बाध रूप में सत्ता में रहा। ए ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, बी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIML, डी ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए, जो ये बात हो रही है ना वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में ना 34 साल तक एक पार्टी रही। कौन सी पार्टी रही, वो आपकी पार्टी थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है जी। तो ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस तो नहीं है। अब कौन सी थी इसमें, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पर 3 लिखी है, कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना आपका बी ऑप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो, ये पार्टी ने जो है वो कब से कब तक ये रही थी, 1977 से ये जो है ना 2011 तक ये जो है वो पार्टी जो है वो निर्बाध रूप में सत्ता में जो है वो ये रही थी, ठीक है जी। इसके बाद आपकी 2011 में आपने जो है वो ममता बनर्जी, आपने जानते हैं ममता बनर्जी 2011 से 26 तक रही है ना, 2011 से 26 तक रही है। क्या पार्टी का नाम था आपका, ममता बनर्जी जी की पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, है ना। उसके बाद अभी वर्तमान में जो है वो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में CM कौन है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के तो आपका शुभेंदु अधिकारी जो है ना, वो आपके बीजेपी से जो है वो नए आपके CM बने हैं। बीजेपी अब जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए कि क्या क्या जो है वो पश्चिम बंगाल में है पार्टी का स्वरूप, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन दी 2025 एडिशन of Sustainable Development Report, what rank did India achieve among 167 country on SDG index। देखिए, आपको ना ये ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर का पूछा गया है। 2025 एडिशन की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है कि इंडिया का रैंक क्या था 167 कंट्री में SDG इंडेक्स की। तो ये इंडेक्स की बात हो रही है 2025 की। अब तो नया आंकड़ा भी आ चुका है 2026 का, लेकिन हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग करना है, 2025 यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है जी। तो कौन सा रैंक था आपका 2025 में SDG इंडेक्स में भारत का, तो वो आपका कौन सा रैंक था आपका
तो वो आपका रैंक था 99th रैंक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 2025 पूछे तो आपका 99th रैंक था आपका कितनी कंट्रीज में से, 167th कंट्री में से आपका इंडिया का। अब 2026 का भी आ चुका है जिसमें इंडिया का रैंक 94 है आउट ऑफ 169 कंट्री। मुझे लगता है कि यहाँ से ना आपके एग्जाम में किसी ना किसी हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इन्हीं दोनों आंकड़ों को आपको जो है वो याद रखना है, एसडीजी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था। ठीक है जी, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हाई हो जाते हैं। 2026 का आंकड़ा आप आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम की, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा है 7018186561। यहाँ पर आप मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एचपी पटवारी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, एचपी जीओआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शीट माइका इज मेनली यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? कि जो आपका शीट माइका का उपयोग जो है वो मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है? माइका, माइका आप जानते हैं कि माइका क्या होता है, शीट माइका, अभ्रक कहते हैं आई थिंक माइको को, है ना। माइका आपका ना नॉन मेटालिक मिनरल होता है जो कि आपका गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, जो कि आपका कहाँ पर आपका काम हो सकता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, बिल्कुल सही हो सकता है, यहाँ पर यूज जो है वो इनका होता है। बी ऑप्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या काम है आपका माइका का, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी नहीं है, सीमेंट में भी नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल ईजी एलिमिनेट करके आपने ये आंसर टिक कर लेना है इस तरीके से। जैसे आपका माइका आपका मोटर में यूज हो सकता है, जनरेटर, स्विचेस, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपका गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है आपका ये माइका। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टोन? टोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? टोन, ये दो तीन चीजें ये आती है ना, टोन आता है, नोट आता है, नॉइस आता है। ये साउंड चैप्टर हमारा साइंस में रहता है, उसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं। टोन आपका प्योर साउंड होता है ना। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इनमें से टोन के बारे में जो है वो करेक्ट इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है अ साउंड विद अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। अ साउंड विद अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, टोन में क्या होता है, टोन को ना प्योर साउंड भी कहते हैं जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी जिसमें होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, जबकि इसका जो वो नोट होता है, नोट में क्या होता है, नोट होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन, ये आपका क्या होता है, ये आपका नोट होता है, ध्यान रखना। ये आपका टोन होता है, ये आपका नोट होता है। ठीक है जी, तो ये ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, तो ये तो नहीं हो गया। एक आपका नॉइस होता है। नॉइस क्या होता है, नॉइस में आपकी इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज होती है ना। एक आपका साउंड में इको हम सुनते हैं, इको क्या होता है, इको होता है साउंड की जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसे इको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको साउंड से रिलेटेड पता होने चाहिए, जनरल साइंस से आपसे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टोन के रिगार्डिंग बेस्ट क्या है, अ साउंड विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री वाज स्टेटेड बाय विच साइंटिस्ट? देखिए अगर आपने साइंस पढ़ी है ना तो ये स्टेटमेंट आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आपने सभी ना कभी सुना होगा अगर आपने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है जी, तो ये किसने ये दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने? ये ऑप्शन है रदरफोर्ड, नहीं, रदरफोर्ड ने तो आपका न्यूक्लियस की खोज की है ना, न्यूक्लियस की खोज किया है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये तो नहीं है। लेवोइजर, बिल्कुल, ये आपका मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी ने कहा जाता है, इन्होंने ही जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कैसे क्वेश्चन आपसे एचपीआर से आपके जो है वो एग्जाम में पूछ रहा है। तो एंटोनी लेवोइजर ने ही ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। जे थॉमसन भी ऑप्शन में है। जे थॉमसन में तो आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The elephant phosphorus is necessary for the synthesis of which high energy molecule often called the cell's energy currency? कि आपका जो है वो फास्फोरस तत्व किस उच्च ऊर्जा अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना। कि फास्फोरस आपका इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफन कॉल्ड सेल्स एनर्जी करेंसी। भैया जी, सेल्स एनर्जी करेंसी भी उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका सेल्स एनर्जी करेंसी? बड़ा इजी ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका साइंस में ये रहता है। ठीक है जी, तो आपका ना ही स्टार्च को कहते हैं, डीएनए भी नहीं है, लिपिड भी नहीं है, एटीपी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एटीपी को क्या कहा जाता है? सेल्स एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। यहाँ पर जो है वो एनर्जी यहाँ पर जो है वो स्टोर रहती है। ठीक है,
इसे ही क्या कहते हैं, सेल्स एनर्जी करेंसी इसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल तो आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एटीपी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपसे इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए हर सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे 35 क्वेश्चन का जो ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन रहता है। ठीक है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। तो आपका क्वेश्चन है, आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो फिल करना है। अर्चना वोर अ डैश ड्रेस फॉर द स्कूल फंक्शन एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड हर चॉइस। कि जो अर्चना वोर अ डैश ड्रेस, तो आपका स्टेल ड्रेस वोर की, स्टेल तो आपका नहीं होता है, स्टेल तो आपका फूड होता है ना, स्टेल ड्रेस तो आपका स्टेल नहीं होता। स्टिफ, स्टिफ स्टिफ आपका हार्ड होता है, स्टिफ का मीनिंग, या फिर रिजिड। अर्चना वोर अ स्टिफ ड्रेस फॉर अ स्कूल फंक्शन एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड इट, नहीं स्टिफ भी नहीं आएगा। ब्राइट आ सकता है, हैवी भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कि ब्राइट, ब्राइट एक तरीके से क्या हुआ, ब्राइट आप एक तरीके से कह सकते हो अट्रैक्टिव है ना, आई कैचिंग है। तो ब्राइट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अर्चना वोर अ ब्राइट ड्रेस, ब्राइट ड्रेस फॉर द स्कूल फंक्शन एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड हर चॉइस। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे इस सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, इजी भी पूछे जा रहे हैं, आपसे मिक्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। बी क्वेश्चन नंबर 20 है, सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड फ्रेज विद वन वर्ड। वन वर्ड आपको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर। लीना इज टू नेटिव टू अंडरस्टैंड द implications of what was being said, rather she is someone who easily believe everyone, who easily believe everyone, इसके लिए आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, easily believe everyone। इमेच्योर, इमेच्योर तो नहीं होता है भैया जी कि जो सब पर जो है वो easily believe कर ले। फुलिश, फुलिश भी नहीं होता है। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल भी नहीं होता है। क्रेडुलस, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है, ऐसा पर्सन जो हु इजीली बिलीव अदर। ठीक है जी, वो क्या होता है, क्रेडुलस होता है ना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर ना इनकॉरिजिबल भी लिखा है। इनकॉरिजिबल क्या होता है कि समवन हुज जो है वो हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम जो है वो सही नहीं कर सकते, वो होता है आपका इनकॉरिजिबल। तो सी ऑप्शन तो नहीं है, तो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्रेडुलस। ठीक है जी, इजीली बिलीव्स एवरीवन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनियम से आपसे क्वेश्चन बना है कि एंटोनियम आपको अब चूज करना है किसके लिए। जो ये अंडरलाइन वर्ड है, द एजेंसी क्रिटिसाइज द कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड दैट डिलेड इमरजेंसी प्रिपरेशन। कि जो एजेंसी है उसने क्रिटिसाइज किया किसको, कैसे, एजेंसी क्रिटिसाइज दी कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड, कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड को जो है वो जो क्रिटिसाइज किया, जिससे जो है वो डिले हुए आपकी इमरजेंसी प्रिपरेशन। तो आपका एंटोनियम क्या हुआ आपका कॉम्प्लेसेंट का। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, तभी आप जो है वो एंटोनियम बता पाओगे। कॉम्प्लेसेंट आपका एक तरीके से होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, या फिर आप केयरलेस कह लो एक तरीके से, वो आपका होता है ना। तो रिसेप्टिव, रिसेप्टिव तो आपका होता है, रिसेप्टिव होता है जो ओपन टू आइडियाज़ होता है ना, रिसेप्टिव तो नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है सेप्टिकल, सेप्टिकल होता है आपका जो डाउटिंग, डाउटिंग होता है आपका सेप्टिकल। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव आपका होता है एक तरीके से प्रोएक्टिव होता है आपका जो प्रिपेयर होता है सभी चीज़ों के लिए। एक्शन ओरिएंटेड होता है, टेकिंग एक्शन इन एडवांस, जो एडवांस में एक्शन लेता है वो आपका प्रिपेयर होता है। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है, वो केयरलेस होता है मीनिंग, है ना। तो इसका बिल्कुल एंटोनियम क्या बन रहा है, यही बन रहा है प्रोएक्टिव। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेगमेटिक क्या होता है, प्रेगमेटिक तो आपका होता है प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका प्रेगमेटिक होता है। तो बिल्कुल एंटोनियम उल्टा तो आपका प्रोएक्टिव ही बन रहा है। ठीक है जी, केयरलेस और प्रोएक्टिव यानी कि जो अलर्ट होता है, प्रिपेयर होता है। ठीक है जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिप्लेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें बताना है। In philosophy and literature, a statement that appears to contradict itself but may actually be true is often used to provoke deeper reflection rather than offer an immediate conclusion। तो जो ये स्टेटमेंट है, जो ये अंडरलाइन जो ये सेंटेंस है ना, स्टेटमेंट दैट अपियर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बट मे एक्चुअली बी ट्रू, इसको आपको रिप्लेस करना है वन वर्ड से, आयरनी। आयरनी तो भैया ऐसा नहीं होता है। आयरनी क्या होता है, आयरनी आप कह सकते हो कि आपका आयरनी होता है कि ऑपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आप कह सकते हो आयरनी को, है ना। जो एक्सपेक्टेशन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसे हम आयरनी कहते हैं, है ना। पैराडॉक्स,
पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स जो होता है ना, पैराडॉक्स होता है अ स्टेटमेंट दैट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, जो ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है बट एक्चुअली जो है वो ट्रू होती है, जो पहले जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है लेकिन वो होती ट्रू है। तो पैराडॉक्स ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको ये पता होने चाहिए इसकी। एलिगोरी क्या होता है? एलिगोरी होता है आपका सिंबॉलिक स्टोरी होता है। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोले होता है आपका डेलिब्रेट डेलिब्रेट एक्साग्रेशन आपका जो है वो हाइपरबोल होता है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैराडॉक्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का आपका करेक्ट एंटोनियम बताना है। कॉन्सिलिएटरी का आपका जो है वो एंटोनियम बताना है। तो कॉन्सिलिएटरी का एंटोनियम क्या है बताइए? ए ऑप्शन है डिसेंटिंग, बी ऑप्शन है एक्यूसेटरी, सी ऑप्शन है प्लेकेटरी, डी ऑप्शन है फ्लैटरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका एक्यूसेटरी। एक्यूसेटरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉन्सिलेटरी का आपका ये एंटोनियम आपका होता है एक्यूसेटरी, और सिनोनियम अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था तो प्लेकेटरी होता है। ठीक है जी, तो कॉन्सिलेटरी का एंटोनियम यहाँ पर पूछा था, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक्यूसेटरी। ठीक है जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा जो है वो इनमें से सही है? स्टेटमेंट सेंटेंसेस में से कौन सा सही है? बोथ माई मैनेजर अलोंग विद माई टीम। देखिए बोथ के साथ ना अलोंग आता नहीं है, तो ये तो गलत है। बोथ ऑफ माई मैनेजर एंड माई टीम लीडर, बोथ ऑफ के साथ जो है वो प्लूरल आता है, तो ये भी नहीं होगा। बोथ माई मैनेजर एंड माई टीम लीडर हैव अप्रूव्ड, ये सही लग रहा है। बोथ माई मैनेजर एंड माई टीम लीडर हैव अप्रूव्ड, ये सही लग रहा है। डी ऑप्शन है बोथ माई मैनेजर एज वेल एज माई टीम, नहीं, बोथ के साथ एज वेल एज भी नहीं आता है, तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल ईजी है, आप एलिमिनेट करके कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब आपका हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैं डैश ताजे फल खाता हूँ। सर्वोत्तम क्रिया विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैं कदाचित तो आपका होता है शायद ताजे फल खाता हूँ, नहीं कदाचित तो नहीं आता है, कदाचित होता है शायद, तो ये तो नहीं आएगा। प्रतिदिन ताजे फल खाता हूँ, ये आ सकता है भैया, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अलबत्ता, अलबत्ता होता है आपका लेकिन आप कह सकते हो अलबत्ता को, या फिर यद्यपि भी कहते हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है। कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर आएगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैं प्रतिदिन ताजे फल खाता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये ऑप्शन है परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा, हो सकता है। बी ऑप्शन है अपनी समस्याओं को से बढ़कर चाहना, ये तो नहीं है। शत्रु का उपकार करना नहीं है, धीरे से काम करो भी नहीं है। ए ऑप्शन ही राइट आंसर है। आपने सुना होगा खोदा पहाड़ कि इतना परिश्रम किया और निकली चुईया बहुत कम जो है वो उससे लाभ हुआ उतने परिश्रम से, तो बी ए ऑप्शन ही इसका इनका राइट आंसर है। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मोहन डैश कलम डैश बहुत सुंदर पत्र लिखा, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक से करे। देखिए मोहन क्या है? मोहन एक कर्ता है, तो कर्ता किसे के साथ क्या आता है? कर्ता ने, तो कर्ता ने आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो ये दोनों गलत हो गई। ठीक है जी, तो ने यहाँ पर दोनों में पहले है, तो कौन सा लगेगा? अभी आगे पढ़ते हैं। कर्ता ने, मोहन ने कलम डैश बहुत सुंदर लिखा। कलम क्या है? कलम आपका कर्ता है, कर्म है, या फिर आपका करण है। तो कलम आपका जो है वो करण है कि जिसके द्वारा जो है वो काम हो रहा है, जो साधन है जिससे काम होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो मोहन ने कलम से बहुत सुंदर पत्र लिखा, तो इसीलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, तो कारक का आपको ये पूरा टेबल पता होना चाहिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई, इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल पता होना चाहिए। हम बार बार ये रिवाइज करते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कोयल की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कि कोयल की दलाली में मुंह काला। ए ऑप्शन गरज पर सबको झुकना पड़ता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। बी ऑप्शन बिना बल प्रयोग के काम हो गया, नहीं जी। अपना कर्म ही फल देता है, नहीं। बुरों के संग से कलंक लगता है, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कोयल की दलाली, अगर आप कोयल की दलाली करोगे ना तो आपका मुंह भी काला होगा।
बुरों का संग करोगे तो आपका भी जो है वो कलंक आप में भी लगेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इजी है आपसे, हिंदी तो बिल्कुल इजी आपसे पूछी जा रही है। वे किताब डैश, वे किताब जो है वो, वे किताब आपको पढ़ते हैं या फिर पढ़ता हूँ तो नहीं बनता कुछ, पढ़ता हूँ तो नहीं आएगा, वे किताब पढ़ता हूँ नहीं, वे किताब पढ़ना चाहिए नहीं आएगा, वे किताब देखता है नहीं, वे किताब जो है वो, वे क्या है बहुवचन है, पढ़ते हैं भी क्या है बहुवचन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे इसको कि वे किताब पढ़ते हैं, यही बन रहा है इजी सा सेंटेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, किस भाव को व्यक्त करती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अच्छे से आप जो ना रिलेट करके इन्हें लोकोक्तियों को ना आप कर सकते हो कि कहाँ राजा भोज, कि कहाँ राजा कहाँ तू, इस तरीके से ये, एक तरीके से ये लोकोक्ति कही गई है कि कहाँ राजा जो है वो इतना जो है वो होता है अमीर होता है, गंगू तेली की कहाँ गंगू तेली की कहाँ आप जो है वो गरीब, इस तरीके से आप ले सकते हो। अब पढ़ते हैं ऑप्शन को, राजा और प्रजा का संबंध बताता है, नहीं संबंध तो ये नहीं बता रहा, राजा और तेली के मध्य समानता, समानता भी नहीं बताता है, गरीब और अमीर दोनों में अंतर नहीं होता, नहीं भैया जी ऐसा भी नहीं है, अंतर तो होता है, अत्यधिक अंतर होने का प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही डी ऑप्शन कि बहुत ज्यादा अंतर है, कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली, कि कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर बताया गया है, बहुत ज्यादा जो है वो अंतर है दोनों में, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो अब आपका रीजनिंग सेक्शन यहाँ से शुरू हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, लेफ्ट टू राइट आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है जी। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। क्या पूछा गया है कि आपसे सीरीज दी गई है, ठीक है जी, इनमें से जो है वो ऐसे कौन कितने ऐसे लेटर है जो कि जिसके इमीडिएटली प्रोसीडेड, जिसके पहले जो है वो एक सिंबल है और बाद में भी जो है वो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिसके बाद में भी सिंबल आ रहा है। देखिए वी यहाँ पर एक लेटर है, इसके पहले तो कोई सिंबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पर बाकी अगला लेटर देखते हैं, ई के पहले सिंबल है लेकिन बाद में नहीं है, जे के पहले सिंबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। वाई यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है, वाई के पहले भी सिंबल है और बाद में भी सिंबल है। एक्स के पहले भी सिंबल है, वाई के भी और एक्स के बाद में भी सिंबल है। डब्ल्यू के पहले भी सिंबल है और बाद में भी सिंबल है। ऐसे लेटर आपको चूज करने हैं। बाकी अगला लेटर टी आ रहा है, टी के पहले भी सिंबल है, बाद में भी सिंबल है, ठीक है जी। एल आ रहा है, एल के पहले भी सिंबल है, बाद में भी सिंबल है। लेकिन यहाँ पर बी है, बी के पहले तो है लेकिन बाद में नहीं है, आई के में भी नहीं है, ठीक है जी, ये तो नहीं होगा। तो कितने ऐसे लेटर हैं, एक वाई है, दूसरा एक्स है, तीसरा डब्ल्यू है, चौथा टी है, पांचवा एल है। तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए ऐसे आपको इजीली एक मिनट के ये क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप बड़े इजीली इन क्वेश्चन को कर लोगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको एक आइडिया होगा, अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ते कि क्या पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ईच वॉवल इन द वर्ड टीचिंग इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रोसीडिंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर विच। देखिए क्या बोला गया है कि टीचिंग एक वर्ड है, टीचिंग लिखते हैं, टीचिंग वर्ड TEACHING। क्या पूछा गया है, देखिए क्या बोला गया है कि ईच वॉवल, जो वॉवल है ना उनको चेंज करना है आपको लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट इन। लेट वॉवल को क्या करना है कि वॉवल को आपको लिखना है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अगर जो टीचिंग में जो भी वॉवल आ रहा है ना, उस वॉवल की जगह आपको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट को आपको चेंज करना है लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, जो पहले आता है उस कॉन्सोनेंट से पहले वो आपको लेटर लिखना है। जैसे टी आपका कॉन्सोनेंट है, तो टी क्या बोला है कि टी के पहले क्या आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट है टी कॉन्सोनेंट का क्या लिखना है, जो पहले जो लेटर आता है, टी से पहले क्या आता है, एस आता है, तो वो आपको लिखना है। ई क्या है, ई एक वॉवल है, तो ई आप वॉवल के बाद क्या लिखना है, बाद वाला लेटर लिखना है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ए आपका वॉवल है तो बी आएगा। सी आपका कॉन्सोनेंट है तो सी से पहले बी आएगा, है ना। एच आपका कॉन्सोनेंट है तो एच से पहले वाला हमें लेना है, तो वो आपका क्या आएगा, जी आएगा। आई एक कॉन्सोनेंट है, आई से पहले क्या लिखा है, आता है जे आता है। एन भी एक कॉन्सोनेंट है, सॉरी आई एक वॉवल है, आई के बाद इसलिए मैंने ये जे लिखा, आई जे के, ठीक है जी, आई के बाद जे। एन एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले एम आएगा, है ना, एम आएगा। जी भी एक कॉन्सोनेंट है तो जी के पहले आपका एफ आता है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब पूछा क्या गया है कि इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन
न्यू ग्रुप ऑफ लेटर दस फ्रॉम, न्यू ग्रुप ये है। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड कौन सा है, लेफ्ट के, लेफ्ट से सेकंड कौन सा है आपका, एफ है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको इजीली आप कर लोगे रीजनिंग सेक्शन को भी, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो, बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। वह जोड़ी चुने जो नीचे दी गई दो जोड़ियों के पैटर्न का ही पालन करती हो। दोनों जोड़ियां एक ही पैटर्न का पालन करती है। ये दो पैटर्न दिए हैं कि इनमें से ये जो है वो दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो करती है। देखिए एम रिलेटेड है आपका आर से, एम और आर में कितने का डिफरेंस है, देखिए एम आपका होता है 13 है ना, आर आपका इंग्लिश अल्फाबेट में होता है 18 में, तो +5 आ गया यहाँ पर है ना। क्यू आपका होता है आपका 17 है ना। वी आपका होता है वी 22 तो ये भी आपका +5 में आ गया। तो हम जो ट्रेंड पकड़ रहे हैं ना वो +5 हमें नजर आ रहा है कि +5 यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। वी आपका जो है वो 22 होता है, ए आपका 1 होता है, तो 22 23 24 25 26 और 1, 5 का गैप फिर से आ रहा है, तो +5 का यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी चेक करते हैं आर से डब्ल्यू में क्या +5 हो रहा है, आर से डब्ल्यू, आर आपका 18 है, डब्ल्यू आपका 23 होता है, बिल्कुल यहाँ पर भी +5 का हो रहा है। वी से ए, अभी हमने देखा था वी से ए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी +5 का है। ए से एफ में देखिए +5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसमें से +5 का पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं। एम से एन, ये तो +1 का आ रहा है, तो ये तो गलत है। आर से एस, ये भी +1 है, ये भी गलत है। यहाँ पर के से एल में जो है वो पी से क्यू, ये भी आपका +1 है, ये भी गलत है, यही आंसर होगा। देखिए जी से एल में जाइए, जी से एल में आपका +5 आ रहा है जी, HIJKL 5 का गैप आ रहा है। के से पी में भी +5 का आता है, पी से यू में भी 5 का आता है, तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आपको ये आंसर आने चाहिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी आपने सोचना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे हमें जो है वो ये सॉल्व करना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ईच ऑफ क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। कि क्या है ये, आपके स्टूडेंट्स आप मान लीजिए ने QRSTUVW 7 ये स्टूडेंट है, इनकी एग्जाम डिफरेंट डेज में, ठीक है जी, अलग अलग दिन इनके एग्जाम है, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और संडे को खत्म हो रहे हैं, ये बोला गया है। यू हैज़ एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, तो लिख लेते हैं पहले, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले डेज लिख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, या सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। क्या बोला गया है कि यू की परीक्षा मंगलवार को है, तो यू की परीक्षा कब है, मंगलवार को, तो यहाँ पर मैंने यू लिख दिया मंगलवार को, ठीक है जी। एस की परीक्षा डब्ल्यू के ठीक बाद वाले दिन में है, यानी कि एस की परीक्षा टी के बाद में है, ये हमें बताया गया है, टी के बाद में है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद आपका एस की परीक्षा डब्ल्यू के बाद में है, सॉरी डब्ल्यू के बाद में है, टी के बाद नहीं, डब्ल्यू के बाद में, ये लिखा गया है। टी की परीक्षा वी के ठीक बाद में है, टी की परीक्षा वी के ठीक बाद में है, ठीक है जी, वी की परीक्षा टी के बाद में, ये आपने देख लिया। उसके बाद क्यू और डब्ल्यू के बीच एक है, क्यू के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है, क्यू के बाद एक की परीक्षा और है, और उसके बाद जो है वो किसकी परीक्षा है, फिर डब्ल्यू की परीक्षा है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर बन गया क्यू, उसके बाद एक बंदे की और परीक्षा है, और फिर डब्ल्यू है, फिर आपका एस आएगा, ठीक है जी। इस तरीके से हम ये ले सकते हैं। उसके बाद एस और वी के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है, एस और वी के बीच में दो, तो देखिए इस तरीके से बन रहा है ये। सबसे पहले क्यू, हमने देखा क्यू के बाद एक पर्सन है, उसका जो है वो एग्जाम है। उसके बाद डब्ल्यू एस, तो हमने एक कंडीशन पढ़ ही ली कि डब्ल्यू के बाद एस ही आएगा। उसके बाद बोला है कि एस और वी के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, और लास्ट में क्या है, और वी की परीक्षा आर की परीक्षा टी के पहले है, आर की परीक्षा क्या है, टी के पहले है। टी कहाँ पर है, टी तो आपका जो है वो आर की परीक्षा टी के पहले है ना, टी के पहले है, ठीक है जी। तो टी के पहले अगर आपकी परीक्षा होती है ना, तो आप कैसे कर सकते हो, ये QUWS, यानी कि यहाँ पर क्या है आपकी आर यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, क्योंकि एक दो प्लेसेस हमें चाहिए, क्योंकि दो प्लेसेस तो यहाँ पर ही बच रहे हैं सिर्फ, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पर
क्यू और डब्ल्यू के बीच में किसकी परीक्षा होगी, क्यू और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पर यू होगा और बच यहाँ पर गया वी, वी यहाँ पर बच गया क्योंकि ये आपका ट्यूसडे था तो ये हमने यहाँ से ये ले लिया है यू, ठीक है जी। तो बच आपका वी गया, तो वी आपका कब होगा, वी आपका लास्ट डे में होगा, संडे में होगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। मैं आपको एक बार फिर से ये समझा देता हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए क्या था इसमें कि सबसे पहले हम डे लिख लेते हैं कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, ठीक है जी। देखिए क्या बोला गया था इसमें, सबसे पहले इसमें बोला गया था कि आपका जो यू है, यू का एग्जाम कब है, मंगलवार को है, यानी कि इस दिन है, ठीक है जी। उसके बाद बोला गया था इसमें सेकंड कंडीशन क्या थी कि इसके बाद इसमें सेकंड कंडीशन क्या थी, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या थी कि जो ये परीक्षा है ना, ये एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एस की परीक्षा डब्ल्यू के ठीक बाद वाले दिन में है। एस की परीक्षा कब है, एस की परीक्षा जो है वो डब्ल्यू के ठीक बाद वाले दिन में है। देखिए यू आपका ट्यूसडे को आपका यू आ गया, ठीक है जी, ट्यूसडे को। मंडे अभी डिसाइड नहीं है कि किसका किसका एग्जाम है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है जी, ये डेज है। एस की परीक्षा जो है वो डब्ल्यू के बाद है, यानी कि डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एस का एग्जाम आएगा। ये तो हमें एक पैटर्न मिल गया, ये पैटर्न मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद टी की परीक्षा वी के ठीक बाद में है, यानी कि जो टी की परीक्षा है ना, टी की परीक्षा वी के ठीक पहले वाले दिन है, यानी कि टी वी के पहले है, ठीक है। ये भी हमें इंग्रेडिएंट मिल गया। क्यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, यानी कि यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू के बीच में ये है, तीसरी हमें ये कंडीशन दी गई है, ठीक है जी। तो हमने डब्ल्यू तो हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा यहाँ पर, ये हमने देख लिया। यहाँ पर सेकंड नंबर पर यहाँ पर मंगलवार को हमें यू भी दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है जी। उसके बाद बोला है कि एस और वी के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। एस और किसके बीच में, एस और वी के बीच में, एस और वी के बीच में जो है वो केवल दो लोगों की परीक्षा है, दो लोगों की परीक्षा है। वी यहाँ पर ये दे दिया आपको, तो दो लोग कौन से बच गए, दो लोग आपके आर और टी बच गए, ठीक है। इन दोनों की परीक्षा होगी, तो पूछा गया वी की कब होगी, वी की तो आपकी संडे को होगी। अब आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ट्राई करने हैं कॉम्बिनेशन, जो आपको एग्जाम, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपको बताना है, वही आपको नोट करते रहना है, वैसे ही आपको पैटर्न बनाने हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 है, LMNOPQ and are seated around a round table facing the center. O is seated third to right of L. Q is seated immediately to right of M. N is seated second to right of Q. P is seated immediately to right of O. Who is seated second to the right of P. ये क्वेश्चन ना आपको, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पिछली अपनी टेस्ट 2 या फिर टेस्ट 1 में करवा चुका हूँ। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का कि हु इज सीटेड राइट ऑफ पी, तो ये सेकंड राइट ऑफ पी, ये आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ओके, आपको जो आपका आपने जो है वो कितना स्कोर किया इन 35 आउट ऑफ 35, ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, आप HP पटवारी, JOIT या फिर पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है आपको 7018865561, यहाँ पर मैसेज कीजिए। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। हम आपको जो है वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, HPRC के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी जो है वो एक हेल्प होगी, डेफिनेटली आपको वहाँ से हेल्प होगी। ओके जी, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी आप लाइक करते रहिएगा। ओके, और कमेंट अपने जरूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस सेक्शन की आपको चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने सजेशन दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।